सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक डिस्कशन का है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन। ये स्थानीय स्वशासन का जो टॉपिक है, जिसमें पंचायती राज और शहरी निकाय जो आते हैं, ये एमए उत्तरार्ध और बीए द्वितीय वर्ष में भारतीय शासन एवं राजनीति जो पुस्तक है उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, ग्राम सेवक, दिल्ली पुलिस, एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें स्थानीय स्वशासन से, पंचायती राज से और नगर पालिका इत्यादि से काफ़ी क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं और ये आप सभी के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा ये वीडियो। तो देखते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन का सबसे पहले मतलब क्या होता है। दरअसल लोकतंत्र जो है उसमें शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाया जाता है कि शक्तियाँ कुछ लोगों के हाथों में नहीं हो, बल्कि शक्तियाँ बंटनी चाहिए। और शक्तियों को वास्तव में बटा हुआ तब माना जाएगा जब नीचे के स्तर पर, आम जनता के स्तर पर लोगों को योजना बनाएं और योजना बनाने के साथ साथ उन योजनाओं को लागू करने की शक्ति हो। क्योंकि आम जनता की समस्याएं क्या है, उन समस्याओं के समाधान के लिए योजना बनाने और उन योजनाओं को लागू करने की शक्ति नीचे के स्तर तक होनी चाहिए। तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण को सार्थक रूप प्रदान करने के लिए जो शासन प्रणाली अपनाई जाती है उसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, जिसमें नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में निचले स्तर के लोगों की भी भागीदारी होती है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं मौर्य काल से ही रही हैं। जैसे हमारे यहाँ पंचायत होती थी, पंचायतें फैसले करती थी, तो ये व्यवस्था मौर्य काल से हमारे यहाँ रही है। मुगल काल में भी ये संस्थाएं अस्तित्व में रही और ब्रिटिश शासन के द्वारा भी स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ प्रयास किए गए। जैसे ब्रिटिश काल में 1864 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार करके स्थानीय स्वशासन को मान्यता दे दी। ऐसे ही 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायती राज संस्थाओं को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। जो पंचायती राज संस्थाएं काम कर रही थी उनको कुछ वित्तीय अधिकार दिए, उनको कुछ कार्यकारी अधिकार दिए गए। 1882 में एक बड़ा परिवर्तन इसमें आया कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके उपखंड और तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया कि पूरे देश में उपखंड होने चाहिए, जिला बोर्ड होने चाहिए, जो उस जिले की समस्याओं का समाधान करें, उनके लिए प्लानिंग करें, काम करवाएं। तो इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जिला बोर्ड, उपखंड और तालुका बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था। ये जो स्वायत्त शासी संस्थाएं जो काम कर रही थी उनकी जांच करने के लिए 1907 में होब हाउस कमीशन गठित हुआ, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, शाही आयोग भी कहा जाता है। 1909 में आयोग ने रिपोर्ट दी, उसमें स्वायत्त शासी संस्थाओं का विकास करने पर उस बल दिया। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने भी अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने का व्यक्त किया। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, उसमें स्थानीय स्वशासन को स्पष्ट प्रावधान किया गया। और जो द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम में अपनाई गई थी, ये द्वैध शासन प्रणाली जो थी, डायरेक्टी सिस्टम जिसको कहा जाता है, ये विलियम कर्टिस की देन थी। इस द्वैध शासन प्रणाली में जो पंचायती राज का जो मामला था, स्थानीय स्वशासन जो था, उसको राज्य प्रांतीय सूची के अंतर्गत माना गया और प्रांतों में इसको हस्तांतरित विषय बनाया गया। हस्तांतरित विषय जो होते थे उनका प्रशासन, राज्य का जो गवर्नर था वो भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी जो लोकप्रिय मंत्री जो थे उनको इसका प्रशासन दिया गया। तो कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए गए थे। 1935 के अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया था। देश आज़ाद हो गया। देश के चूँकि वित्तीय स्रोत बहुत मजबूत नहीं थे, इसलिए पंचायती राज को नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया। गांधी जी जो थे ग्राम स्वराज्य पर बल देते थे और गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए अनुच्छेद 40 में ये लिखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा
तथा उन्हें वो अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासी इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। तो ये नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान शुरू में किया गया। देश की आज़ादी के पश्चात केंद्र में एक मंत्रालय बनाया गया, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, और पहले पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्री बने SK डे। ये कॉम्पिटिशन में कई बार आता है। इसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में गठित की गई। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जनता जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं आर्थिक विकास और सामाजिक पुनरुद्धार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें जनता भागीदारी ले, उनमें रुचि पैदा करे, लेकिन जनता को चूंकि इसमें कोई अधिकार थे नहीं, तो ये फ्लॉप हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, तो कैसे मजबूत बनाया जाए पंचायती राज व्यवस्था को, इसकी सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए, पंचायती राज के बारे में सुझाव देने के लिए जो पहली कमेटी बनी वो थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ये अनेक बार कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका, आपको भी याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति जो थी उसने 3 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। अब आपको कंपटीशन में आ जाए तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। उसने कहा था कि सबसे नीचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, उपखंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए, और जिला परिषद पर जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। यानी पंचायती राज के 3 स्तर होने चाहिए, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायती राज स्तर पर होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने यह भी कहा कि 12 जनवरी 1958 को जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो इन सिफारिशों को स्वीकार करे। राष्ट्रीय विकास परिषद ने उस सिफारिशों को स्वीकार किया और राज्यों को क्रियान्वित करने के लिए कहा। इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यदि आ जाए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और भारत में इस पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार BR मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया और राजस्थान पहला प्रदेश बना जिसने संपूर्ण राज्य में पंचायती राज को लागू किया। राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। तो ये कॉम्पिटिशन में कई बार आता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान। उसके बाद में कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इसके बाद में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति जो थी 1977 में गठित की गई, सितंबर 1977 में। इसमें टोटल 13 मेंबर थे। इसने त्रिस्तरीय ढांचे की बजाय द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी, यानी इसने ग्राम पंचायतों को समाप्त करने तथा मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर 2 ही स्तर रखने की बात इसमें की थी कि जिला स्तर पर जिला परिषद हो और मध्यवर्ती स्तर पर मंडल पंचायत हो। अशोक मेहता समिति ने कहा था कि मंडल पंचायत में कम से कम 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या होनी चाहिए और 10 से 15 गांव शामिल होने चाहिए। जिला परिषद जो है उसको शक्तिशाली बनाया जाए। जिला परिषद जो थी जिले के विकास की योजनाएं तैयार करेगी और मंडल पंचायत उनको लागू करेगी। कमेटी ने यह भी कहा कि जो पंचायतों के जो चुनाव हैं मंडल पंचायत के, ये राजनीतिक तौर पर होने चाहिए। राजनीतिक दल इसमें भाग लें, चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव हो और मंडल अध्यक्ष का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से हो और जिला परिषद के जो सदस्य चुने जाएं वो अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करें। इसमें यह कहा गया कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति समाप्त कर दें, बल्कि पंचायत समिति के स्थान पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद गठित करें। अशोक मेहता समिति की सिफारिश जो थी वो स्वीकार नहीं की गई। इसके बाद में 1985 में PV राव समिति का गठन किया गया। इसका जो गठन किया गया वो योजना आयोग के द्वारा किया गया था। योजना आयोग का उद्देश्य ये था कि भाई गाँव का विकास कैसे हो, गरीबी उन्मूलन कैसे हो, इसके लिए PV राव समिति का गठन किया। इस कमेटी ने 1986 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य स्तर पर तो राज्य विकास परिषद होनी चाहिए, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विकास परिषद होती है,
ऐसे राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होनी चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए और गांव स्तर पर गांव सभा होनी चाहिए। इसने कहा कि पंचायतों के नियमित चुनाव होने चाहिए, SC ST और महिलाओं को रिजर्वेशन उसमें मिलना चाहिए, लेकिन इस कमेटी की सिफारिशों को भी नहीं माना गया। इसके बाद में ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज प्रणाली को पुनरुत्थान करने के लिए कमेटी गठित की। आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जोधपुर के रहने वाले थे, राजस्थान के, और उनके बेटे जो है अभिषेक मनु सिंघवी वो फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता है। तो लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी जो थी वो 1986 में गठित हुई। इस कमेटी ने सबसे पहले कहा कि पंचायती राज को जब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिलेगी तब तक पंचायती राज संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी। हमें केवल नीति निर्देशक तत्वों में जिक्र करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको संवैधानिक मान्यता दी जाए और उन संवैधानिक प्रावधानों को धरातल पर उतारा जाए, तभी पंचायती राज संस्थाएं मजबूत होंगी। तो ये जीके में बहुत बार पूछा गया है। आपको याद रखना है कि वह कौन सी कमेटी थी जिसने सबसे पहले ये कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी थी। इस कमेटी ने यह कहा कि पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर होने चाहिए और नियमित रूप से होने चाहिए। पहले क्या होता था कि पंचायती राज संस्था गठित हो गई लेकिन 10-10 साल तक चुनाव नहीं हो रहे। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा कि पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए, गैर दलीय होने चाहिए और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ग्राम न्यायालय स्थापित होने चाहिए। उनके लिए पैसे की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनको वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। राजीव गांधी सरकार जो थी वो पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहती थी, महिला आरक्षण में भी उनमें देना चाहती थी। तो राजीव गांधी जो थे उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए 1988 में पीके थुंगन कमेटी का गठन किया। पीके थुंगन कमेटी ने भी LM सिंघवी समिति की भांति पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया। ये लोकसभा से पारित भी हो गया, लेकिन राज्यसभा के द्वारा इसे नामंजूर कर दिया गया। इस कारण 64वां संविधान संशोधन विधेयक समाप्त हो गया। यह आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सबसे पहले सिफारिश लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने की थी, लेकिन 64वां जो संविधान संशोधन था वो थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। 64वां संविधान संशोधन जब पारित नहीं हुआ तो PV नरसिम्हा राव जो थे, PV नरसिम्हा राव ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। ये विधेयक पास हो गया। लोकसभा और राज्यसभा ने इसे 22 और 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया गया। इसके बाद में 17 राज्यों की विधानसभाओं ने इसका अनुमोदन कर दिया। तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए गए और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज को लेकर था वो देश में कब लागू हुआ। तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ। 24 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में पंचायती राज की अपन बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जब पारित हो गया तो देश में एक संघीय लोकतांत्रिक ढांचे के युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यानी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य शुरू हो गया। जो 73वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। जो भाग 9 उस समय ABCD श्रेणी के जो राज्य थे तो उस समय भाग 9 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो ABCD श्रेणी के राज्य थे उनका वर्गीकरण समाप्त हो गया, तो भाग 9 भी निश्चित कर दिया गया था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 को पुनः संविधान में स्थापित किया गया और अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। तो भाग 9 के अंदर पंचायतों का गठन कैसे हो, संरचना क्या हो, निर्वाचन कैसे हो, सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या हो, अयोग्यताएं क्या हो, पंचायतों की शक्ति और अधिकार क्या हो, उत्तरदायित्व क्या हो, इन सब के प्रावधान जो है भाग 9 में किए गए। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए हैं
जिनका वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। इन विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ये संशोधन 24 अप्रैल 1993 को भारतवर्ष में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसके आधार पर चुनाव आयोजित करवाए 1994 में। तो इस अधिनियम की खास बात यह है कि इसमें सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित रूप चुनाव कराने, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को सीटों का आरक्षण दिया गया है। इन स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए वित्त आयोग का गठन करने, नियमित चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण हो और विकास मूलक प्रशासन हो और गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, उसका बड़ा ध्यान रखा गया है। पंचायती राज में शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, प्रशासन में लोगों की भागीदारी हो, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व हो, इन सब पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए योग्य शक्तियाँ प्रदान करेगा। इन सब की बात अपन कर सकें तो बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं की। सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं में सबसे निचले स्तर पर होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम सभा के अंदर जो गांव की जो निर्वाचक नामावली होती है, उसमें जितने व्यक्तियों के नाम दर्ज होते हैं उन सभी को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव भी शामिल हो सकते हैं। 243 क में लिखा गया कि ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और वो कार्य करेगी जो किसी भी राज्य की विधानसभा कानून बनाकर उसे वो कार्य करने के लिए अधिकृत करे। ग्राम सभा की जो कार्यकारी संस्था होती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत में पंचों के चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं और सरपंच का जो चुनाव है वो भी प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। हालांकि सरपंच का चुनाव कैसे होगा ये निर्धारण करने का अधिकार राज्य विधानसभा के पास है। अब पंचायतों का गठन और संरचना की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 243B के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत होगी, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति होगी या अंचल पंचायत जिसको बोल सकते हैं, और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी, जिला परिषद होगी। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है उस पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायती राज संस्थाएं गठित करना आवश्यक नहीं है। यानी जो छोटे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वो मध्यवर्ती स्तर पर जो है पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत गठित करें। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। पश्चिम बंगाल में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर अंचल पंचायत, उससे ऊपर आंचलिक परिषद और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। इनकी संरचना जो है अनुच्छेद 243C में दी गई है। इसमें राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है कि वहाँ 3 स्तर होंगे या 4 स्तर होंगे, ये सब राज्य विधानमंडल तय करता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है कि जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे और ये ध्यान रखा जाएगा कि सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात समान बना रहे। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में के अंदर जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जैसे पंच जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, सरपंच जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे प्रधान होता है पंचायत समिति का, तो उसको पंचायत समिति सदस्य मिलकर चुनेंगे और जिला प्रमुख जो होता है उसको जिला परिषद के जो सदस्य चुने गए हैं, जिला पार्षद जो चुने गए, वो मिलकर चुनेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो पदेन सदस्य के भी होते हैं मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर। जैसे पंचायत समिति और जिला परिषद के अंदर जो MLA MP होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। पंचायतों में आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243D के तहत किया गया है। इसमें बताया गया है कि SC, ST और महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। SC, ST को, अनुसूचित जाति और जनजाति को उस राज्य के अंदर जो जनसंख्या है SC, ST की
उसके अनुपात में ही आरक्षण दिया जाएगा। मान लीजिए किसी राज्य में एससी 10% है तो 10% सीटें रिजर्व होंगी, एससी 20% है तो 20% सीटें रिजर्व होंगी। यानी एससी एसटी की उस राज्य में कितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में ही पंचायती राज संस्था में एससी एसटी को आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को कुल स्थानों पर का 1/3 आरक्षण दिया जाएगा कि जितनी टोटल सीटें होंगी उनके 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, तथा एससी एसटी के लिए भी जो स्थान आरक्षित किए गए हैं उसमें से 1/3 सीटें एससी एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आरक्षित जो स्थान है उनको रोटेशन से आवंटित किया जाएगा, और ये रोटेशन की व्यवस्था जो सरपंच है, प्रधान है और जिला प्रमुख है उस पर भी रोटेशन के द्वारा जो है अधिक ये आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। लॉटरी के द्वारा आरक्षण के लिए सीटें अलॉट की जाएंगी। 83वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं है, एससी के लोग ही नहीं है, तो उनके लिए आरक्षण का कोई औचित्य नहीं है। एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 334 के प्रावधानों के अधीन रहेगी। यानी जब तक विधानसभा और लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण रहेगा तब तक पंचायती राज संस्थानों में भी एससी एसटी को आरक्षण मिलता रहेगा। यद्यपि महिला आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है। जैसे अभी लोकसभा विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया है, तो पंचायती राज संस्थाओं में भी एससी एसटी को आरक्षण 2030 तक मिलता रहेगा। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। उत्तर प्रदेश जो राज्य था, ओबीसी की जहाँ तक आरक्षण की बात है तो ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें ओबीसी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन किसी राज्य का विधानमंडल चाहे तो ओबीसी को आरक्षण दे सकता है। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसने सन 2000 में ओबीसी के लिए भी पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की। तो ये आपका वीडियो हो गया पूरा। इसमें आपका असाइनमेंट जो है कल का रहेगा कि आप स्थानीय स्वशासन की भारत में पृष्ठभूमि क्या थी, कौन कौन सी कमेटियां गठित की, पंचायतों का गठन कैसे होता है, उनकी संरचना कैसे होती है और आरक्षण के बारे में क्या प्रावधान है, ये सब आप लिखेंगे। लिखकर ये असाइनमेंट आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या भेज सकते हैं। मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, उसका उचित समाधान आप हमारे द्वारा किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।